हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों सीएसआईआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है एज यूजुअल की तरह। इस बार भी बहुत मेहनत लेके डेडिकेटेडली हार्डवर्क करके सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम में बच्चों ने बहुत खूबसूरत रैंक को जो है वो हासिल किया है। अब इतना ह्यूज सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ डेडिकेटेडली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके इतने बेहतर रैंक को हासिल करने में यकीनन उनकी जर्नी जो रही हो यादगार रही होगी। तो ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं उनकी जर्नी को, ताकि नए एस्पिरेंट जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो और उनको बेहतर एक आइडिया आए, क्लैरिटी आए कि वो भी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से हम मिलने वाले हैं जिन्होंने इस एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रैंक को हासिल किया है। तो जानते हैं उनको उनकी जर्नी के थ्रू। तो हेलो। हेलो सर। ओके, तो थोड़ा आपके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay, so I'm Shalja. I'm from Himachal Pradesh, and I have cleared my masters in zoology from Sardar Patel University, Mandi, itself from Himachal Pradesh. And then I started preparing for CSR NET exam by enrolling in IFS online batch. And now recently I cleared it with AR 71. ओके, तो आपका AR 71 रहा है इस एग्जाम, तो आपको बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। Thank you so much, sir. ओके, तो इतना बेहतर रैंक आपने हासिल किया है, तो कल परसों जब रिजल्ट लगा तो आपकी फीलिंग्स क्या रही थी, आपके घर वालों की फीलिंग्स क्या रही थी उस टाइम? सर कल परसों तो जब रैंक आया था तो इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था। मेन था जब स्कोर कार्ड आया था तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी एंड माय होल फैमिली। तो यही था। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो पूरे फैमिली के लिए जब आप मतलब रिजल्ट लगा आपका, तो सही यस है, सर। मतलब स्कोर कार्ड आया। तो स्कोर आपकी कार्ड है। एजुकेशनल जर्नी क्या रही है, थोड़ा बताइएगा हमें। सो मैंने बैचलर्स करी थी सुंदरनगर एमएलएसएम कॉलेज से। एंड वहाँ पे मेरे सीनियर्स होते थे, रूममेट जो मेरे रूममेट थे वो मास्टर्स के थे। तो वो साथ उन्होंने मेरे को नेट एग्जाम के बारे में बताया था कि अगर तेरे को पीएचडी परस्यू करनी है या फिर एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से शुरू करी थी। तो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी गाइड करते थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया इस एग्ज़ाम के बारे में और बहुत हेल्पफुल थे वो हमारे लिए। तो उनसे ही मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता चला, तो मैंने वहीं से फिर प्रिपरेशन करना शुरू करा था। ओके, थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि मुझे क्लैरिटी के साथ आपकी आवाज आए, ठीक है। ओके सर। तो आपकी जैसे आपने बताया एजुकेशनल जर्नी रही, तो प्रिपरेशन जर्नी क्या रही आपकी, क्या मोटिवेशंस रहे इस प्रिपरेशंस करने के लिए? सो मोटिवेशन यही था कि पीएचडी करनी है, रिसर्च में इंटरेस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी अच्छी ऑप्शन है। सॉरी। सो मोटिवेशन का बेसिकली यही था कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो हम बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। लाइक अगर हम टीचिंग परस्यू करते हैं, लाइक केसी सर हैं, प्रांशु सर हैं, विशाल सर हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन का था मेरे लिए। अब जैसे मुझे ये बताओ कि सीएसआईआर नेट का इतना ह्यूज एंड वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है लाइफ साइंस की केस में। एक तो 13 यूनिट है, 13 यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ये 13 यूनिट है। मतलब अगर मैं बायोटेक से हूँ तो फिर बॉटनी जूलॉजी जैसे यूनिट से या फिर इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, बट फिर भी मुझे उनको देखना पड़ता है। या फिर मैं जूलॉजी से हूँ तो मुझे प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से मेरा उतना कुछ रिलेशंस नहीं होता है। तो जी। आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था और क्या आपकी प्रिपरेशन में क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सो मैंने जो 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से करके गई थी और बाकी 3 यूनिट्स को मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा था। तो मेरा बेसिकली यही था कि इतना ज्यादा सिलेबस है तो पूरा कवर तो हो नहीं सकता। तो मैं पीवाई को सॉल्व करती थी एक यूनिट खत्म करने के बाद, जिससे मुझे ये पता चलता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बार बार इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वैसे वैसे करके प्रिपेयर किया और रिवीजन मैंने बार बार किया। एटलीस्ट मैंने लास्ट के 2 मंथ्स रिवाइज ही किया जो मेन रहता है, बाकी नए टॉपिक्स मैंने टच नहीं करे थे लास्ट के 2 मंथ। तो यही था। अच्छा, तो यही रही। तो आपने कौन सी यूनिट को छोड़ा था, मतलब कौन सी 3 यूनिट को आपने छोड़ दिया था फिर, जैसे आपने 10 यूनिट को प्रिपेयर किया था पूरा तो? मैंने प्रॉपर नहीं था। जैसे मेथड्स इन बायोलॉजी था वो मैं हाफ से ज्यादा करके गई थी। अप्लाइड एंड डाइवर्सिटी को मैंने बहुत
हल्का हल्का टच किया था, जैसे एग्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन आता है तो वो देखा था, ऐसे मेन मेन दिखे थे। और डाइवर्सिटी में मैंने सिर्फ एनिमल डाइवर्सिटी देखी थी, प्लांट डाइवर्सिटी नहीं टच करी थी। ओके, तो ऐसा था एक जर्नी। तो आपको जो 10 यूनिट प्रिपेयर किए थे आपने सीएसआर के, उसमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सा लगा था? सर डेव बायो, उसकी प्रिपरेशन मास्टर्स के टाइम भी बहुत अच्छी हो गई थी, तो ओके। वो 3-4 दिन में कवर अप हो गया था। ओके, तो जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी आपको इजी लगा था, तो मैंने कल बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया और मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन की है, तो मुझे ये बात तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसा यूनिट है जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत समझ में आता है, बहुत ऐसा लगता है कि यार इसका कोई भी सवाल आ जाए मैं तो मतलब पूरा ही करके रहूंगी। बट जब भी जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं और जब वहां पे सवाल देखने को मिलते हैं तो वो सवाल सॉल्व नहीं होते। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था इस यूनिट्स के साथ? सर डेव बायो का तो यही था कि पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, तो मुझे इतना था कि अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगी। और ज्यादातर अगर सेक्शन सी की बात करें तो हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहां पे, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को टारगेट किया ज्यादा। और सिंपल क्वेश्चंस जैसे जेनेटिक्स का भी था, कॉम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो भी पीवाईक्यू से सॉल्व हुआ था। अगर पीवाईक्यू हम सॉल्व नहीं करते तो शायद वो क्वेश्चन नहीं होता, और वो क्वेश्चन 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, मतलब इजीली हो जाता। ओके, तो और 30 डेव सेकंड के बायो क्वेश्चन। जी मतलब आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगी, ऐसा आपका पर्सपेक्टिव है कहने का। जी तो सर। जैसे आपने इजीएस्ट यूनिट बताई, तो मुझे ये भी बताओ कि सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी आपको? मेथड्स इन बायोलॉजी। अच्छा, तो मेथड्स इन बायोलॉजी लगी। उसके उसमें बिहाइंड कुछ रीजन है या? बायोस्टैट है, थोड़ा ज्यादा टेक्निक्स वगैरह हैं, तो इसलिए थोड़ा हार्ड यूनिट हम्म। है वो। मतलब बहुत कुछ टेक्निक के प्रिंसिपल हमें सेम देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ही जस्ट और डिफरेंस होता है, तो फिर थोड़ा उसका कंफ्यूजन। सिलेबस बहुत ज्यादा है, वो इजीली कवर भी नहीं होता है। ओके, तो मुझे आपका कहना, मेरा आपसे यही कहना है, एक सवाल है कि आपका इतना बेहतरीन रैंक आया है, तो एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो मास्टर होने के बाद सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करते, मतलब उनके पास जो है वो सफिशिएंटली 6 महीने होते। तो यस एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए जिससे वो बच्चा क्वालिफाई ही कर दे? ओके सर। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें डेली बेसिस पे टारगेट बनाना चाहिए कि हमें इतना करना है आज, उसके लिए कितना भी टाइम लगे, या वो कम टाइम में हो जाए या ज्यादा टाइम में हो जाए, बट टारगेट हमें हर रोज बनाना चाहिए और उसको हर रोज कंप्लीट करना चाहिए। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा और कल नहीं पढ़ा, और जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन बहुत जरूरी है। हम नई चीज कर रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो पिछला तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब अब लाइफ साइंस इतना इवेपोरेट हो जाता है कि अगर आप आगे आगे पढ़ते जाते हो तो पिछला वाला भूल जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप रिवीजन करो। तो मुझे अगर आपको 3 चीजें बतानी है, 3 ही, तो जिससे आपको बेहतर एक कैंडिडेट्स की तरह और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसी 3 चीजें क्या रहेगी, आप क्या बताना चाहोगे? रिवीजन, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट। रिवीजन, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये 3 चीजें अगर आप करोगे तो आप पक्का क्वालिफाई कर दोगे। तो यस मुझे सर। ये बताओ कि आपका एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था ओवरऑल? सर सीएसआर नेट से पहले गेट का एग्जाम हुआ था, तो जब मैं गेट का एग्जाम देने गई थी तो मैं बहुत नर्वस थी। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो मैं मेरे को आते थे। तो जब नेट का एग्जाम था तो मैं खुद को ऐसे मोटिवेट करके गई थी कि नर्वस नहीं होना है और जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। तो यही था कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और डरना नहीं है। बाकी पेपर इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था इस बार। ओके, तो पेपर इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आपने जनरल एप्टीट्यूड के लिए किस तरीके से प्रिपरेशंस किया था? सर जनरल एप्टीट्यूड आईएफएस ऑनलाइन बैच से ही मैंने पढ़ा था, 20 वीडियोस थी। तो मैंने मेन मेन एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे, रीजनिंग वगैरह, वो देखी थी। तो मेरे 7 क्वेश्चंस ठीक थे, करके मैं 9 आई थी, 3 गलत थे। अच्छा, तो 10 किए थे आपने, 7 करेक्ट हुए, 3 गलत हुए आपके। जी सर। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत सही से आपने प्रिपरेशन किया था। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज कितनी हेल्प करती है और किस तरीके से वो हेल्प करती है?
सो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे मॉक टेस्ट हम पीवाईक्यू सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन का आइडिया होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पेपर में देखने को मिलेगा। और सो मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लाइक हम कोई भी चीज रिवाइज करते हैं तो रिवीजन के बाद हमें इतना पता नहीं होता कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। बट जब हम पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि हमारा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से हो गया है। तो बाकी पेपर सीबीटी मोड है तो हमें मॉक टेस्ट लगानी चाहिए और टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए, जिससे हमारा फियर जो है वो कम होगा ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, तो आपका क्लियरिटी के साथ ये आइडिया रहा था कि पहले रिवीजन करनी है बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी, फिर आपने टेस्ट सीरीज लगाए और फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में पूरा बेनिफिट हो सके इसका। ठीक है, अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी नए एस्पिरेंट्स, चाहे वो आपके सीनियर हो, कोई जूनियर होगा, कोई आपके साथ वाला होगा, तो सीएसआईआर को क्रैक करने के लिए अब अगर आपसे 3 मूल मंत्र पूछे तो क्या होने चाहिए? सर 3 मूल मंत्र तो यही होंगे कि वही जो मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बाकी पॉजिटिव माइंडसेट, क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा रिवीजन करो और जितना सिलेबस कवर हो सके उतना कर लो। और लास्ट के 1 महीने तक कुछ भी एक्स्ट्रा नई चीज मत पढ़ो, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि यहीं से पेपर आएगा और जो आपने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है। जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी सर। So thank you so much for sharing your knowledge, your journey, your experience, your struggle and your hard work with us. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। आप आगे का आपकी जर्नी जो है वो मतलब बहुत मंगल हो, आपका बहुत जो भी आप ख्वाब देख रहे हो हर एक ख्वाब जो है मालिक आपका पूरा करे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।